हेलो एवरीवन, Go! वेलकम टू फिजिक्स ओरिजिन बाय पीके पोन। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है और ये बेसिकली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स के लिए है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा। और ये आपका 150 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव्स एंड न्यूमेरिकल्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये हमारा पहला न्यूमेरिकल्स है, इसे आप ध्यान से देखिए। धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। तो ए और बी का द्रव्यमान अभी बराबर होगा। ये चार ऑप्शंस दिया हुआ है, पहले हम समझते हैं इसे। देखिए यहाँ पे दो गोला है ना। ये मान लो कि आपका ए गोला है और ए मान लो आपका बी गोला है ना। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए को दिया गया धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, और बी को दिया गया ऋण आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज। तो दोनों का परिमाण सेम है चार्ज का, है ना। अगर मान लो कि ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कंसेप्ट क्या है कि जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, है ना, और जो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब यहाँ पे पहला ए बॉडी में इलेक्ट्रॉन का क्षति होगा, है ना। बी बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, देखिए ये आपका ए इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसका द्रव्यमान घट जाएगा, है ना। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये देखिए बी पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके चलते इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस में हम देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। तो पहला तो अब नहीं होगा, दोनों बराबर द्रव्यमान का होगा, नहीं गलत है। गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं, क्योंकि ए तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसका द्रव्यमान घटेगा, तो बी भी गलत हो जाएगा। तीसरा, गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, नहीं, बी तो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसका द्रव्यमान बढ़ना चाहिए। तो अब डी में है कि गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो ये सही ऑप्शन है, यानी हमारा पहला का आंसर होगा डी। तो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए, आवेशित करने का मतलब होता है किसी वस्तु को जब हम आवेशित करते हैं तो आवेशित करने का मतलब है कि या तो उसे पॉजिटिवली चार्ज करते हैं या तो उसे नेगेटिवली चार्ज करते हैं। तो जब किसी वस्तु को हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, धन आवेशित करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है ना। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब है कि वो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। और किसी वस्तु को अगर हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई ऐसा कंट्राडिक्शन नहीं है ना, प्लस या माइनस का ऐसा कोई बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर केवल कह रहा है कि आवेशित किया जाता है, तो आवेशित में हम उसे धनावेशित भी कर सकते हैं, ऋणावेशित भी कर सकते हैं, है ना। तो इसके चलते यहाँ पर हमारा आंसर होगा बढ़ या घट सकता है, क्योंकि आवेशित में दोनों तरह का आवेश वहाँ पे हो सकता है ना। तो हमारा दूसरा का आंसर होगा बढ़ या घट सकता है। चलिए तीसरा आते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम विशिष्ट आवेश ESU मात्रक में होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा है ना। देखिए तीसरा हम समझते हैं। तीसरा कहता है कि क्वांटम विशिष्ट आवेश ESU में होता है ना। ESU में देखिए क्या होता है क्वांटम विशिष्ट आवेश। तो आप जानते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू होता है ESU में 3 × 10⁹ ESU। ESU को हम स्टैट कूलम भी कहते हैं, है ना। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना। तो अगर हम ESU का मान निकालते हैं तो देखिए ESU, इसलिए क्वांटम विशिष्ट आवेश अगर हम निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए ये आपका ESU का वैल्यू हो गया, ये आपका कूलम का हो गया। तो 3 × 10⁹ इंटू ये आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻, ये आपका देखिए -19 हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो
आपका ये हो जाएगा 3, ये आपका 1.6 है, 1.6 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 4.8 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 में से अगर 9 जोड़िएगा तो आपका -10 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 4.8 इंटू 10⁻10। तो आंसर हम देख रहे हैं, देखिए ये आपका ए ऑप्शन ज़्यादा सटीक है, ये 4.78 है, बट अप्रॉक्सीमेटली इसे 4.8 भी कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये थर्ड का ये हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम फोर्थ क्वेश्चन का। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का रहा है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना क्या है, इसे देखिए हम इरेज करते हैं एक बार। स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है कैसे निकालेंगे। तो हम चूँकि जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। इसलिए अगर हमको 1 कूलम इज इक्वल टू निकालना रहेगा तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए ये पूरा जो है इधर ला के डिवाइड करना पड़ेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 10 चला जाएगा, है ना। स्टूडेंट्स ये अगर हम बात करते हैं तो ऊपर में देखिए ये 19 पावर ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस 19 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम एक पैसा लेते हैं तो ये हो जाएगा 100/16 और इंटू 10⁻18 बचेगा। 19 पावर होता बट 19 पावर तो होगा नहीं, यहाँ से हम एक पैसा ले चुके हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा, यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा। तो अगर हम 100 में से 16 में अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6.25। आप डिवाइड करके देख सकते हो। तो 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा समझना है इसे। और स्टूडेंट्स हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, है ना। हम बात करने जा रहे हैं 5वां क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि विद्युत विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है ना। पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स विशिष्ट आवेश जो है, जैसे यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का बात करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन का मास, है ना। तो यहाँ पर हम देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन का मास यानी E/m। अगर इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो E/m, है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेशियो को ही कहते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेशियो को कहते हैं विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसे। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻। और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं आप। देखिए थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए ये आपका हो जाएगा E/m, है ना। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइड बाई ये आपका 19 है, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। देखिए ये आपका हो जाएगा कूलम बाई केजी में हो जाएगा, है ना। कूलम बाई केजी में इसका आंसर आएगा, कूलम बाई केजी में। तो स्टूडेंट्स इसे हम अगर सोल्व करते हैं, देखो इसे जैसे 1.6 1.9.1 है तो ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम अगर सोल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 10⁻⁻31 अगर 19 में अगर ऊपर ले जाके जोड़ते हैं तो हो जाएगा देखिए 16/91 इंटू 10⁻, ये आपका 31 और 19 का जब बात करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, कूलम पर केजी होगा, है ना। ये आपका कूलम पर केजी, है ना। थोड़ा सा देखिए समझना है इसे, ये आपका केजी होगा। देखिए कूलम पर केजी इसके लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यह देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10⁻12 है। तो 10⁻12 में अगर हम यहाँ से एक पैसा लेते हैं तो 160/91 हो जाएगा, और गुना 10 के पावर यहाँ 11 बचेगा, है ना। यूनिट हो जाएगा आपका कूलम पर केजी। तो अगर हम 160 में 91 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो इसका वैल्यू आता है 160 में, देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं कैलकुलेटर से, है ना। आप भी कर सकते हो। देखिए क्या वैल्यू आता है, 160/91 का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। देखो
160 डिवाइड 91। तो इसका स्टूडेंट्स इसका वैल्यू जो है 1.75 आ जाता है ना। तो 1.75 ये हो जाएगा आपका 1.75 इंटू 10⁻11। बट स्टूडेंट्स 1.75 देखिए इसको जो हम आंसर में लाते हैं तो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी के रूप में आंसर आएगा, है ना। चूँकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, मास का केजी होता है। तो अगर इस आंसर को मैच करवाते हैं तो स्टूडेंट्स कहीं नहीं मैच कर रहा है ना। कूलम पर केजी तो यूनिट में है ही नहीं। तो अगर रियल आंसर का बात करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आंसर को हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, जैसे 1.75 को लिख सकते हैं अप्रॉक्स में 1.8 इंटू 10⁻11 आंसर हो जाएगा कूलम पर केजी, है ना। बट यहाँ पे हमारा ऑप्शन में इतना है नहीं, तो ये आपका नन आंसर हो जाएगा। तो हमारा 5 का आंसर हो जाएगा। विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है, तो विशिष्ट आवेश का मान होता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। स्टूडेंट्स अगर ये आपका देखिए कूलम पर मीटर के जगह पर, देखिए ये इसके जगह पर अगर कूलम पर केजी रहता तो हमारा आंसर ये हो सकता था, है ना। बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, सो इसलिए हमारा आंसर हो गया नन। देखिए यहाँ से हम सॉल्यूशन भी किए हैं, आप खुद से भी कर सकते हो, इसे देख सकते हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब चलिए आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है विद्युत उदासीन एक चालक गोले पर विचार करें तो एक धनात्मक बिंदु आवेश गोले के बाहर रखा जाता है, तब गोले पर कुल आवेश कितना है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम बात करते हैं एक उदासीन चालक गोला है ना। इसके बाहर में कोई धनात्मक बिंदु आवेश अगर रखा हुआ है, मान लो ये आपका धनात्मक बिंदु आवेश है, तो गोले के बाहर अगर तो गोले पर कुल आवेश कितना है। तो स्टूडेंट्स धनात्मक बिंदु आवेश जो है बहुत छोटा चार्ज होता है ना। तो यहाँ पे चूँकि चालक गोला उदासीन था तो यहाँ पर गोले पर कुल आवेश का बात करेंगे तो ये शून्य ही होगा, है ना। बिकॉज प्लस चार्ज पॉइंट आवेश है, पॉइंट आवेश का कोई उतना वैल्यू नहीं होता है, बहुत कम वैल्यू होता है। चलिए 7 का बात करते हैं। समरूप वेग से गतिशील आवेश उत्पन्न करता है ना। अब देखिए समरूप वेग से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो समरूप वेग से गतिशील आवेश जो है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये हम जानते भी हैं। अगर आवेश देखिए यहाँ पे समझना क्या है कि आवेश अगर मान लो कि स्थिर है यानी रेस्ट में रहता है तो वो उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। समरूप वेग से गतिशील रहता है तो ये विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अगर आवेश ये त्वरित होता है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। देखिए तो हमारा 8वां का आंसर एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। स्टूडेंट्स अभी हम बताएं कि स्थिर विद्युत आवेश रहेगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, है ना। देखिए 1 कूलम आवेश में कितना ESU होता है, 1 कूलम आवेश में होता है 3 × 10⁻9 ESU। बहुत सिंपल है, आसान है, सबको पता भी है। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो देखिए 10वां का आंसर हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जैसे किसी भी बॉडी का अगर बात करते हैं तो किसी भी बॉडी से या तो मतलब इलेक्ट्रॉन के मल्टीपुल के रूप में हम आवेश को निकाल सकते हैं, उसको हम आवेश दे सकते हैं, है ना। तो यानी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ही हम आवेश को निकाल सकते हैं, दे सकते हैं। तो कहता है किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो देखिए यानी यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है तो 1 या 2 या 3 या 4 इस तरह के इंटीजर के रूप में रहना चाहिए, है ना। जब इसको इंटीग्रल मल्टीपुल करेंगे तब तो उसके वैल्यू के रूप में जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो 1.6 में से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो 1.6 में 3 से मल्टीप्लाई 4.8 आएगा, है ना। तो इस तरह का जो भी इसके मल्टीपुल में होगा वो आंसर होगा और जो नहीं होगा वो आंसर नहीं होगा। मतलब 1.6 के मल्टीपुल होना चाहिए, है ना। तो 1.6 का बात करते हैं तो 3.2 4.8 इस तरह का जो भी रहेगा 6.4 वो आंसर होगा और जो नहीं रहेगा वो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 2.4 इंटू 10⁻−9 कूलम नहीं आंसर होगा इसका, तो इसका अस्तित्व संभव नहीं है। बहुत सिंपल था। और सुन देखिए अब ये 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान अवस्था में होगा। तो देखिए 1 कूलम का ऋण आवेश का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। देखिए 1 कूलम के ऋण आवेश है यहाँ पे, तो ए में ऑप्शन दिया 1 कूलम चार्ज में हम बताया भी 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है ना। 1 कूलम बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 कूलम का ऋण आवेश है। तो देखिए क्वेश्चन हम एक बार फिर से देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है 11 में, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान अवस्था में क्या होगा। तो देखिए इसे फिर से देखते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स 1 कूलम का ऋण आवेश है, हम जानते हैं कि 1 कूलम में होता है 6.25 10 के पावर 18। तो ऋण आवेश में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है ना। तो सामान्य अवस्था में जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे अधिक हो जाएगा, है ना, चूँकि ऋण आवेश है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.25 10 के पावर 18 अधिक। अगर यही धन आवेश रहता तो कम होता। अब देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, धातु के 2 समरूप गोलों को क्रमशः -Q और +Q दिया गया, तो दोनों गोलों का द्रव्यमान बराबर रहेगा। अब स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस किए थे कि अगर धातु का कोई गोला, मान लो ये गोला A है, ये गोला B है ना, एक को +4 दिया गया, एक को -4 दिया गया, तो यहाँ पर कह रहा है कि दोनों गोलों का द्रव्यमान बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, बिकॉज प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसका द्रव्यमान जो है घट जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या कहे, दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। देखिए ये भी गलत हो जाएगा। देखिए इसका द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान घट जाएगा, है ना, इसका द्रव्यमान जो है बढ़ जाएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है माइनस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सॉरी प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। तो माइनस चार्ज का द्रव्यमान जो है बढ़ जाएगा, प्लस चार्ज का जो है द्रव्यमान घट जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। हाँ ये देखिए धनावेशित गोला ये है, तो इसका द्रव्यमान जो है ऋणावेशित के द्रव्यमान से कम हो जाएगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान घट रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स 12 तक का हम सोल्यूशन कर चुके हैं, है ना। अब हम आते हैं 13th क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, धनावेशित वस्तु में होती है, धनावेशित वस्तु में होती है, धनावेशित वस्तु में क्या होता है, धनावेशित वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो धनावेशित वस्तु में होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये सारा क्वेश्चन हम बना सकते हैं, है ना, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, थोड़ा सा ध्यान देना है तो आप बना सकते हैं, है ना। अंग्रेजी में एक कहावत है, देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि ए पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। कोई आदमी अगर गलती नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो नया करने का कोशिश नहीं किया। तो बस अगर गलती भी होता है तो आप लगिए, है ना, मेहनत कीजिए, और अगर लगिएगा तो एक दिन सीख ही जाएंगे हम लोग, है ना। तो बस लगे रहना है। अब देखिएगा 14th क्वेश्चन है, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। 8 कूलम ऋण आवेश, देखिए यहाँ पे आपका चार्ज दिया हुआ है 8 कूलम, है ना, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें निकालना है, एन, यानी एन बराबर वाट होता है, फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। तो एन बराबर हो जाएगा क्यू बाई ई, है ना, क्योंकि क्यू बराबर एन ई होता है। तो यहाँ से बात करेंगे तो क्यू का मान 8 बाई ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो जाएगा -19, है ना, ये आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फिर इतना कूलम होता है, इसका इतना होता है, दोनों कूलम कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करें, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 80 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 80/16 इंटू 10⁻+19 चला जाएगा ऊपर, है ना। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये, देखिए स्टूडेंट्स, तो 16×5 = 5 बार में कट जाएगा। तो 5 × 10⁻19 आंसर आना चाहिए इसका, देखिए ऑप्शन में 5 × 10⁻19 आंसर है 14 का, है ना। तो ये बहुत सिंपल था, आसान था, इसे आप बना सकते हैं, है ना। 15 में आते हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निर्वात का विद्युतशीलता यानी ε0 का जो एसआई मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना। तो कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पर कौन हो जाएगा, देखिए, तो देखिए कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपका 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से वस्तु में जाती है, इसका मतलब वस्तु है ना। जब कोई वस्तु पृथ्वी से जुड़ा होता है, देखिए इस तरह से हम देखते हैं, मान लो कि ये कोई वस्तु है और ये वस्तु जो है पृथ्वी से जुड़ा है। तो ये देखिए वस्तु पे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से जा रहा है, देखिए पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वस्तु में, है ना। इसको थोड़ा समझना है, देखिए पृथ्वी से वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा ये साइड, है ना, और वस्तु का ये जो है नेगेटिव साइड होगा, है ना।
तो इसका मतलब वस्तु क्या है, तो मतलब समझिए इसका कि देखिए ये आपका यहाँ पे प्लस साइन होगा, बिकॉज देखिए अगर इसको आप पृथ्वी से जोड़ रहे हो तो अगर ये माइनस साइन रहता है, ये प्लस की जगह माइनस रहता, देखिए ये साइड अगर हमारा माइनस रहता, ये साइड है ना, तो माइनस साइन तो मूव कर जाता है ना, ये माइनस जो है पृथ्वी में चला जाता है ना। बट हम जानते हैं कि प्लस पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, प्लस साइन जो है मूव नहीं करता है पॉजिटिव चार्ज, तो मूव नहीं करने के कारण यहाँ पे पृथ्वी जो है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजेगा इसको ख़त्म करने के लिए, है ना, ये उदासीन हो जाएगा ये साइड, है ना। जितना चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी जो वहाँ सेंड करेगा, है ना, बिकॉज पृथ्वी के पास लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, है ना स्टूडेंट्स। अगर ये साइड अगर देखो अगर यहाँ पे मान लो कहता कि बॉडी से जा रहा है पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन, बॉडी से पृथ्वी में जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव हो जाता है ना। तो इधर अभी पृथ्वी से जा रहा है वस्तु में इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि ये साइड आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा अर्थ, है ना, तो ये पॉजिटिव साइन को कैंसिल कर देगा और हमारा बॉडी पे बचेगा नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसका मतलब है कि वस्तु जो है आपका ऋणात्मक आवेश है। तो चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल था। अब देखिए 17th में क्या कहता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता प्रवैधुता का बीमा होता है। स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है, आप इसे आराम से निकाल सकते हो, है ना, ये ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। देखिए वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का बीमा क्या होता है, बीमा निकालना है स्टूडेंट्स। तो देखिए बीमा निकाल सकते हैं, आप खुद से निकाल सकते हैं बीमा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है बीमा निकालना। देखिए हम फार्मूला पढ़े थे कूलम के नियम में, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी K × Q1 × Q2/r² पढ़े थे, है ना। तो यहाँ से K का मान होता है 1/4πε0। देखिए अगर हम बात करते हैं F = तो 1/4πε0 होता है Q1 × Q2/r², है ना। तो ε0 का डायमेंशन यहाँ से आप निकाल सकते हो, है ना। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दूँ कि ε0 का अगर मात्रक का बात करते हैं यहाँ से, तो मात्रक निकालिएगा तो ε0 का जो मात्रक आ जाएगा कूलम²/न्यूटन मीटर² आ जाएगा, है ना। तो कूलम² का A² T² होता है। और तो यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आंसर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए A² T² यानी A² यानी A का पावर 2 रहना चाहिए प्लस, तो यहाँ पे A का पावर 2 किसी का प्लस नहीं, तो हमारा आंसर B हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल है, आप निकाल सकते हो फार्मूला से, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हो। स्टूडेंट्स ये कहता है कि आपका देखिए ये आपका 18th क्वेश्चन क्या कहता है, इसे समझिए थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा इसे हम इरेज कर लेते हैं 18th क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 18th क्वेश्चन कहता है, देखिए थोड़ा सा इसे, कि जैसे यहाँ पे कहता है 5 कूलम इलेक्ट्रॉन में 5 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो 5 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन निकालना है स्टूडेंट्स। तो 5 कूलम में यानी यहाँ पे चार्ज बराबर दिया हुआ है 5 कूलम, है ना। n का मान हमको निकालना है, n बराबर वाट, तो n बराबर फार्मूला हो जाएगा Q/E, फार्मूला होता है Q बराबर N, तो यानी ये हो जाएगा 5/1.6 × 10⁻⁻⁻19, ये 5 कूलम होगा, यानी -19 कूलम ये हो जाएगा आपका, है ना स्टूडेंट्स। तो इसे देखिए आप थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिएगा इसको। हाँ देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा इससे आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं n बराबर, तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 50 हो जाएगा, है ना। कूलम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। देखिए कूलम से कूलम कैंसिल कर दिए, तो ये आप जगह हो जाएगा 15/16 × 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो 15 में अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, 50 में 16 से अगर हम भागा देते हैं तो देखिए कितना आता है, हम दे रहे हैं भागा 50/16, 50/16। स्टूडेंट्स ये आंसर आना चाहिए 3.12, है ना। बट यहाँ पे ऑप्शन में कुछ है नहीं उस तरह का, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आप आराम से निकाल सकते हो, फार्मूला लगाइए Q बराबर N और यहाँ से n बराबर हो जाएगा Q/E, है ना। Q का मान 5 है, E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए ये आपका -19 है स्टूडेंट्स, इससे थोड़ा सा पता नहीं चल रहा था। देखिए ये आपका -19 है ना, ये कूलम है। तो कूलम ऊपर में भी था, कूलम नीचे भी, तो कूलम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 15/60 × 10 15/16 यानी 50/16 × 10⁻⁹। तो ये इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो आंसर देखिए अभी हम लाए थे 3.12 आता है, तो इसमें तो है नहीं ऑप्शन, सो हमारा आंसर हो जाएगा 18th का डी। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं अब 19th क्वेश्चन का। देखिए 19th क्वेश्चन क्या कहता है, तो समझना है इसे। स्टूडेंट्स 19th क्वेश्चन कह रहा है
देखिए 19 क्वेश्चन थोड़ा समझिए इसको। 19 क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स कि 12.5 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होगा, गणना करें आवेश का, है ना। तो स्टूडेंट्स ये आवेश निकालना है ना। तो फार्मूला हम आवेश का गणना करें, यानी फार्मूला होता है Q बराबर N, है ना। तो यहाँ पे आपका है 12.5 गुना 10 के पावर 18 और गुना ई का मान यहाँ पे हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, है ना। तो देखिए ये आपका एन का मान है इतना 12.5 गुना 10 के पावर 18। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 में 1.6 से स्टूडेंट्स कितना आता है, देखिए हम कर रहे हैं 12.5 गुना 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जब 12.5 में 12.5 में अगर हम 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आंसर आता है ना। तो ये देखिए 20 गुना 10 के पावर -19 यहाँ पर है, यहाँ पर 18 है, दोनों को जोड़िएगा, गुना में पावर जुड़ जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 के पावर -1 स्टूडेंट्स। तो ये लिख सकते हैं इसको 20/10, यहाँ पे देखिए -1 नीचे आके +1 हो जाएगा, तो 20/10 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए काटेंगे इसको तो 10 दूनी 20, 2 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर क्यू का मान आएगा 2 कूलम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 का ए 2 कूलम। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था स्टूडेंट्स, है ना। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 19 का तो ये हो गया, है ना। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, आप समझ गए होंगे कैसे बनाइए, है ना। देखिए इसको यहाँ इरेज कर लेते हैं हम लोग, है ना। आप देखिए यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो खुद से। देखो इसको हम फिर से लिख लेते हैं, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं 20/10 यानी 2 बार में कट जाएगा, तो 2 कूलम यहाँ आंसर आ जाएगा, है ना। अब चलिए 20 का देखते हैं। 20 में क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या होगा। अभी हम निकाले थे स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, अभी हम डिस्कशन किए थे। तो आप निकाल सकते हो एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, है ना। यहाँ से इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम देखे थे एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, तो इसे आप बना सकते हो। फार्मूला होता है कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। कूलम्ब स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई न्यूटन का ML_T-2 इंटू मीटर का L स्क्वायर। तो कैलकुलेट कीजिएगा, तो M-1 L का पावर -3 T का पावर 4 और A का पावर 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा निकालने का तरीका है ना। तो स्टूडेंट देखिए इसको हम इरेज कर लेते हैं एक बार, तो हमारे आंसर हो जाएगा B, है ना। तो आप इसे आराम से बना सकते हो, B आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 21 में आते हैं, है ना। जब तक है दम छोड़ेंगे ना, क्वेश्चंस बनाना जारी रखेंगे, है ना। तो देखिए ये 21 नंबर है, KE²/GME×MP का बीमीय सूत्र क्या होगा। स्टूडेंट्स KE²/GME×MP का बीमीय सूत्र निकालना है। तो देखिए के यहाँ पर आपका, देखिए ये आपका के का बाद जो करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका स्मॉल के होता है, इसे हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, कूलम नियतांक। और ई जो है इलेक्ट्रॉन है, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना। और एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, MP जो है मास ऑफ प्रोटॉन है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कूलम नियतांक है, यहाँ पे बीमा पुट कीजिए। यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन बट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो चार्ज का यहाँ बीमा पुट कीजिए। और जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है स्टूडेंट्स, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यहाँ बीमा पुट कीजिए। एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का बीमा कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस को हमने डिस्कशन में किया था क्लास में, तो इसका आंसर आ जाएगा डायमेंशन लेस होता है ना। आप निकाल के देख सकते हो। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, किसी विद्युत रोधी, देखिए किसी विद्युत रोधी माध्यम का प्रवैधुत नियतांक एप्सिलॉन आर होता है। विद्युत रोधी माध्यम के लिए आपका जो है एप्सिलॉन आर का मान जो है >1 होता है स्टूडेंट्स। तो >1 ऑप्शन में यहाँ डी है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स 23 का। तो एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो आप देखिए समान विद्युत क्षेत्र में जब एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो क्या होगा, विद्युत बल के परिमाण बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये सिंपल है। चलिए हम बात करते हैं 24 क्वेश्चन का। तो यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, उसके बीच लगने वाला बल क्या होता है। देखिए जब बात करते हैं दो आवेश का स्टूडेंट्स, तो दो आवेश मान लो Q1 Q2 है, तो ये देखिए फार्मूला हो जाएगा, ए मान लो दूरी r है, तो फार्मूला हो जाएगा देखिए फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r², है ना। अब दुगनी करेंगे, दूरी दुगनी करते हैं तो नया बल देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो F' मान लो नया बल है, तो दुगनी करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 × Q2, 4 तो वही रह जाएगा, 4 का वैल्यू नहीं बदलेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो r की जगह हो जाएगा 2r², है ना, चूँकि यहाँ पे दुगनी कर दिए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं 1/4 ×
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो स्टूडेंट्स 1/4 इंटू एफ हो जाएगा, है ना। चूँकि एफ़ का मान हम निकाल लिए थे इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं पूरा का। देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r² को हम एफ़ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यानी 1/4 एफ हो जाएगा इसका, यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी अगर दुगनी करते हैं तो जो हमारा आंसर है 1/4 गुना हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आसान था, आप बना सकते हो इसे। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका 25 है। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना, मेरे दिल की है जो दास्तां। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका 25 है। ये विद्युत बल रेखाएं होती है, तो विद्युत बल रेखाएं होती है आपका संतत, है ना। ये संतत होता है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखा का हम प्रॉपर्टी पढ़ाए थे स्टूडेंट्स कि विद्युत बल रेखा जो है एक दूसरे को कट नहीं करता है ना। विद्युत बल रेखाएं जो है बंद वक्र नहीं बनाती है। विद्युत बल रेखाएं जो है संतत होती है ना। विद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर अगर हम अभिलंब टैंजेंट खींचते हैं, है ना, तो वो जो है आपका विद्युत क्षेत्र का दिशा प्रदान करता है। तो बहुत आसान था। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 26 में है कि मुक्त आकाश का विद्युतशीलता होता है, यानी मुक्त आकाश का विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना स्टूडेंट्स, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये आपका 1 से कम होता है ना। ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स इसका क्या क्या है। स्टूडेंट्स 1 से कम हो जाएगा। देखिए आपका ये ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है ना। देखिए आपको दिखाते हैं 1 से कम परंतु शून्य नहीं होगा। 8.85 गुना 10⁻12 है स्टूडेंट्स। तो 1 से कम ही वैल्यू है, 10⁻12 है ना, तो वो शून्य नहीं होगा बट 1 से कम होगा, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 27 क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ना। इसका मैंने डिस्कशन भी किया था। अगर आपको इसका डिस्कशन चाहिए फुल डिस्कशन, तो इसके लिए हम अगले वीडियो जो भी बनाएंगे उसमें इसका जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखिए घेरा मार देते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन को वहाँ पर हम सोल्व कर देंगे। इसका बहुत सारे क्वेश्चंस को हम अपलोड भी किए हैं यूट्यूब पे, तो आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम समझाते हैं क्या कहता है, कंसेप्ट क्या है इसका। कि जैसे चित्र दिया गया है, इसमें यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q का मान क्या होगा। सुन, तो इसमें करना क्या है, थोड़ा सा आप कर सकते हो घर में। देखिए पहले तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा √2r, है ना। तो हम करना क्या है ना, जैसे मान लो ये आपका Q चार्ज है, तो इस पर देखिए ये आपका R डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके चलते फोर्स निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। इसके चलते, ये दोनों के चलते, फिर इस चार्ज पे दोनों के चलते फोर्स निकालेंगे। इसके चलते मान लो इसके चलते फोर्स आपका F1 आएगा, इसके चलते फोर्स आपका F2 आएगा स्टूडेंट्स। तो F1 F2 चूँकि 90 डिग्री पे है तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे, है ना। देखिए यहाँ से F रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, फार्मूला हमको पता है। फार्मूला होता है F रिजल्टेंट का √F1² + F2² + 2F1 × F2 × cos थीटा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 डिग्री। तो यहाँ से F रिजल्टेंट निकल गया स्टूडेंट्स, है ना। अब देखिए आप ये इसके चलते इस पर तो फोर्स F1 हो गया, इसके चलते इस पर फोर्स हो गया। अब इसके चलते इस पर भी तो फोर्स होगा, है ना। दोनों कैपिटल Q के चलते भी फोर्स होगा, तो उसके चलते फोर्स निकाल लीजिए, है ना। तो मान लो कि उसके चलते फोर्स F' है, तो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q/√2r का स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स। ये देखिए √2r का स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपका √2r है। देखिए तो यहाँ से दोनों फोर्स को जोड़ देना है ना। और दोनों फोर्स को जोड़ के 0 के बराबर कर देना। देखिए यहाँ से जो फोर्स निकालेंगे, तो चूँकि यहाँ पे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हम जोड़ेंगे, देखिए दोनों वेक्टर फॉर्म में जुटेगा, क्योंकि दो फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा उसको निकाल लीजिए, दोनों का जो F1 F2 का रिजल्टेंट होगा उसको निकाल लीजिए। यहाँ से F' इसके बीच का फोर्स निकाल लीजिए, है ना। ये आपका कैपिटल Q चार्ज है, ये देखिए आपका कैपिटल Q चार्ज है स्टूडेंट्स, तो इसको निकाल लीजिए, है ना। देखिए इसे अगर हम इरेज करेंगे तो कैपिटल Q रहेगा ही, है ना। तो इसे आप निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। और निकालने के बाद जो है ध्यान दीजिएगा,
निकालने के बाद जो है दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। जोड़ने के बाद जीरो के बराबर कीजिए, तो आप जो रिजल्ट निकालिएगा तो उसमें क्यू बाई क्यू का मान आएगा, तो उसको आप हमको बताइएगा। वैसे इसका हम सॉल्यूशन भी करेंगे, है ना। तो आप हिंट के तौर पे इसे आप देख लीजिए, हम हिंट दिए हैं, आप बना के हमको बताइएगा कमेंट में कितना आंसर आएगा, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए 27 को हम अलग सोल्व कर देंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो यहाँ पे सोल्व होगा नहीं है, इसलिए इसको हम अलग से सोल्व कर देंगे। पार्ट सेकेंड वाला वीडियो में ये सब सारा सोल्यूशन हम दे देंगे। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये क्या कहता है, थोड़ा देखिए इसे, कि धातु के प्रवैधुत नियतांक का मान कितना होता है। धातु के प्रवैधुत नियतांक का मान होता है स्टूडेंट्स, प्रवैधुत नियतांक धातु का, तो स्टूडेंट्स धातु के प्रवैधुत नियतांक धातु का, हाँ ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। धातु का जो है सापेक्षिक प्रवैधुतता जो है आपका इन्फिनिटी हो जाता है ना। तो देखिए ये 29 नंबर क्वेश्चन भी जस्ट एकदम 27 जैसा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही क्वेश्चन। देखिए एक वर्ग के विपरीत शीर्ष पर दो आवेश क्यों रखा है, देखिए विपरीत एक वर्ग है, और ये देखिए विपरीत शीर्ष पर आवेश आपका क्यू है ना। दूसरे दो शीर्ष पर स्मॉल क्यू आवेश है, देखिए स्मॉल क्यू इस तरह से है। तो क्यू पर नेट बल, मान लो यहाँ पर नेट बल 0 है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 27 वाला है ना। तो आप इसे बनाइएगा। देखिए इसमें स्टूडेंट्स ये आपका जो आंसर है ना -2√2 है, तो इसे देखिएगा, हो सकता है कि ये गलत भी हो सकता है, ये +2√2 भी हो सकता है। तो आप इसे बता के हमें बताइएगा बनाकर। और ये 27 क्वेश्चन जो बनाए थे बिल्कुल उसी की तरह है, तो आप हमें बताइएगा कि इसका आंसर आया नहीं आया, है ना। और बाकी हम इसे सोल्व भी कर देंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा स्टूडेंट, जिसको हम घेरा मार रहे हैं, तो उसको हम बोर्ड पे डिस्कशन कर देंगे, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखकर, और सारा क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। बिकॉज यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। अब आते हैं, चलिए, तो ये 30 क्वेश्चन है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है स्टूडेंट्स, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, है ना। जैसे संरक्षी में आप विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, फिर आपका विद्युत बल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी संरक्षी होता है ना, स्थिर विद्युत बल। और बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का, तो वो भी संरक्षी होता है। चलिए बात करते हैं 31 क्वेश्चन का। तो कूलम का नियम बराबर दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे कूलम का नियम से F बराबर दिया हुआ है, तो N का मान क्या होगा, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे F बराबर दिया हुआ है K × Q1 × Q2 × R के पावर N, है ना। और हम फार्मूला पढ़े हैं स्टूडेंट्स कि F बराबर होता है K × Q1 × Q2 × R के पावर -2 होता है स्टूडेंट्स। ये R के पावर बाई R स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए बाई R स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो R स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाइएगा स्टूडेंट्स, तो ये R के पावर -2 हो जाएगा ना, है ना। तो इसको लिख सकते हैं R के पावर -2, है ना। देखिए ये आपका थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं, है ना। तो देखिए ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, R के पावर -2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका देखिए, ये मान लो पहला समीकरण है, ये हमारा मान लो दूसरा समीकरण है ना। तो अगर दोनों को हम इक्वेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखिए F से F Q1 Q2 Q1 Q2 जो मिलता है उसे छोड़ देते हैं, और जो नहीं मिलता है उसे बराबर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे R के पावर -2 बराबर R के पावर N हो जाएगा, है ना। देखिए ये दोनों आपस में मिल जाएगा, तो यहाँ से N बराबर हो जाएगा -2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 का B। और स्टूडेंट्स तो ये हम अब आते हैं 32 क्वेश्चन पे। 32 क्वेश्चन क्या कहता है इसे समझिए आप ध्यान से। कहता है आपका 32 क्वेश्चन की एक सरल रेखा पर, देखिए थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदु आवेश है, +3Q प्लस स्मॉल Q कैपिटल Q, है ना। देखिए आगे में क्या कहता है इसका क्वेश्चन। यदि +Q पर कुल परिणामी बल 0 हो तो कैपिटल Q का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर +Q की जगह यहाँ पे देखिए स्मॉल Q कर दीजिए आप, है ना। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे इसका आंसर नहीं आ पाएगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आप मान लो कि ये आपका क्वेश्चंस है, देखिए थोड़ा सा इसे समझना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर 3 चार्ज है, एक 3Q है, एक आपका स्मॉल Q है, ये आपका कैपिटल Q है। तो यह कह रहा है कि यहाँ पे आपका जो है कुल परिणामी बल 0 है ना। तो देखिए ये आपका पूरा डिस्टेंस हम R मान लेते हैं, ये टोटल डिस्टेंस R मानते हैं। ये आपका हो जाएगा R/2 डिस्टेंस, ये भी हो जाएगा आपका R/2, है ना। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इस पे कह रहा है कि आपका ये देखिए ये इस पे नेट फोर्स आपका 0 है, तो एक बार नेट फोर्स होगा इसके कारण, एक बार नेट फोर्स होगा इसके कारण, है ना। तो अगर हम बात करते हैं नेट फोर्स का, तो देखिए K ×
3q इंटू क्यू बाई r/2 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स ये r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और प्लस k इंटू, देखिए इस दोनों के बीच अगर निकालेंगे स्टूडेंट्स स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच, तो देखिए ये आपका हो जाएगा q इंटू कैपिटल क्यू बाई r/2 का होल स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स, बराबर 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप इसे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है ना। तो आप देखिए इसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसे हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये देखिए k इंटू 3q इंटू क्यू बाई r/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस k इंटू क्यू बाई r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत सारा टर्म कट जाएगा, देखिए ये k से k कट गया, है ना, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट जाएगा स्टूडेंट्स, r/2 का होल स्क्वायर से r/2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हमारा बचेगा, देखिए यहाँ पे बच गया, ये आपका 32 क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। q इज इक्वल टू, देखिए 3q इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस कैपिटल क्यू बच गया। तो यहाँ से अगर हमको कैपिटल क्यू का मान निकालना है तो q बराबर आ जाएगा -3 क्वेश्चन। तो ये स्टूडेंट देखिए ये हमारा 32 क्वेश्चन था, है ना। 32 क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन था 32। अब देखिए हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन का, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 33 की ओर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे 33 में क्या है स्टूडेंट्स, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिए 33 पढ़ते हैं हम एक बार। दो बिंदु आवेश पहले वायु में, दो बिंदु आवेश देखिए वायु में रखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो वायु में जब रखेंगे, देखिए मान लो कि ये वायु में दो बिंदु आवेश है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका डिस्टेंस R है ना। तो ये हो जाएगा फार्मूला F इज इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r², है ना। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r² हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्या कहता है कि तथा फिर k परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। अब देखिए उतनी ही दूरी, जैसे देखिए Q1 Q2 जो आपका चार्ज था, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, उतना ही दूरी है, और बट यहाँ परावैद्युतांक दे दिया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ अगर फोर्स का बात करेंगे हम लोग, तो देखिए F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k हो जाएगा। चूँकि परावैद्युतांक रहता है तो यहाँ पे एप्सिलॉन r या k होता है ना, ये आपका परावैद्युत नियतांक कहलाता है स्टूडेंट्स। तो इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r² हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया था, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल गया था। अब दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारा पहला इक्वेशन में अगर हम सेकंड को डिवाइड करते हैं, तो देखिए डिवाइड कीजिए पहला में सेकंड को स्टूडेंट्स, क्या आंसर आता है। दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाला बल में अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए हम डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे देखिए ये मान लो F1 फोर्स था स्टूडेंट्स, ये आपका F2 फोर्स था, है ना। तो डिवाइड कीजिए F1 बाई F2 कीजिएगा, तो देखिए F1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई r², और F2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k है यहाँ पे, और Q1 इंटू Q2 बाई r² हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे 1/4 पाई से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, r² से r² कैंसिल स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पर देखिए ऊपर में बचेगा 1/1 और y, देखिए यहाँ पे 1/k हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 1/1 इंटू k/1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा k अनुपात 1 आ जाएगा आंसर स्टूडेंट्स, आप इसे समझ सकते हो। देखिए थोड़ा स्पेस नहीं था तो हम लोग 34 में चले गए, है ना। तो आप इसे समझ सकते हैं, शुरू से अगर देखते हैं बारीकी से, रोक कर देखिएगा वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या क्या किए हैं, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए k ऊपर है और 1 नीचे है, तो आपका आंसर हो जाएगा k अनुपात 1 आंसर आएगा स्टूडेंट्स। देखिए 33 क्वेश्चन में ऑप्शन कहीं पर k अनुपात 1 था कि नहीं, तो थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। देखिए आपका सारा यहाँ पे आपका सारा लिखा हुआ है, अगर आप चाहिएगा तो इसे देख सकते हैं, है ना। तो देखिए इसे हम इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए इसे हम एक बार इरेज करते हैं। देखिए k अनुपात 1 यहाँ पे आंसर है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा k/1। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, थोड़ा कंसेप्ट लड़ाना था, है ना। अब देखिए हम बात करते हैं 34 क्वेश्चन का स्टूडेंट्स। 34 के लिए हम इसको फिर से इरेज कर देते हैं, है ना। जो 34 का स्पेस था उसको हम खाली कर देते हैं। तो आप इसे बना सकते हो, इजीली बना सकते हो इसे। अब देखिए 34 क्या कहता है स्टूडेंट्स कि दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर
एफ बल लगाते हैं। देखिए दो बिंदु आवेश जब वायु में है, मान लो ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, और दोनों बल एफ लगाता है, तो यहाँ पर एफ बराबर हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट थोड़ा समझना है इसे, एफ बराबर यहाँ पर हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए दोनों के बीच का दूरी आर है यहाँ पे, है ना, स्मॉल आर है। अब कहता है कि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में आर दूरी उतना ही बल लगता है। अब इसको माध्यम में अगर रखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए माध्यम में रख दिया आर, इस पर कैपिटल आर दूरी कह रहा है क्वेश्चन में, तो उतना ही बल लगता है ना। तो यहाँ भी बल देखिए परावैद्युतांक हो गया, तो यहाँ पर माध्यम हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये बराबर हो जाएगा, देखिए के ये के स्मॉल के होता है, कूलम नियतांक वाला के है ये वाला, है ना, ये देखिए स्मॉल के होता है स्टूडेंट, और यहाँ पर देखिए एक परावैद्युतांक वाला के यहाँ लग जाएगा, चूँकि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखना है। देखिए फार्मूला होता है 1/4πε0, है ना, इंटू के। तो देखिए इसके जगह पर हम कैपिटल के दे सकते हैं, के का मान तो 1/4πε0 होता है, और ये कैपिटल के जो है परावैद्युत नियतांक वाला के हो गया, चूँकि फार्मूला वहाँ अगर सेट करते हैं 1/4πε0 इंटू के होता है, तो के यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और इंटू Q1 इंटू Q2 बाई कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो दोनों फोर्स बिकॉज इक्वल है स्टूडेंट्स, तो दोनों फोर्स इक्वल रहने के कारण दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। देखिए ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया, है ना, दोनों फोर्स को बराबर कर दीजिए। तो देखिए बराबर करने पे क्या आता है, देखिए यहाँ पर हम बराबर करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा इसे समझिए आप। तो बराबर करने पे क्या होता है कि K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर के बाई कैपिटल के, ये कैपिटल के होता है ना, परावैद्युत नियतांक कहलाता है, और Q1 इंटू Q2 बाई कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए के से के कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हमारा बच जाएगा कितना, देखिए इसे भी इरेज करते हैं, थोड़ा सा समझिए आप। यहाँ पर बचेगा कितना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, इसलिए हमको आर का मान निकालना है, इसलिए आर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, देखिए आर स्क्वायर है तो आर बराबर यहाँ निकालेंगे, तो रूट अंडर आर स्क्वायर इंटू के, यानी यहाँ से आर इंटू रूट के आंसर आएगा, आर इंटू रूट के। देखिए तो ये आपका डी ऑप्शन में है, आर इंटू रूट के। देखिए डी ऑप्शन आप देख सकते हो, इसे इरेज कर लेते हैं एक बार। देखिए डी ऑप्शन आप देखिए एक बार, तो आर इंटू रूट के है डी ऑप्शन, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। थोड़ा सा आप, हमने ये सब सारा क्वेश्चन सोल्व किया, फिर से हम एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं, इसलिए कि आप इसको फिर से रिवीजन कीजिए, है ना, और आगे वाला क्लास में मज़ा आएगा। इसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो 35 क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे, है ना, जो भी क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा उसे हम डिस्कशन करेंगे डिटेल से। देखिए ये स्टूडेंट्स ये 36 क्वेश्चन है कि दो सजातीय बराबर आवेश Q है। देखिए यहाँ पर दो आवेश है कैपिटल Q, और यहाँ पर एक अन्य आवेश बीच में रखते हैं स्मॉल Q, तो कह रहा निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान क्या है। तो स्टूडेंट्स Q का मान निकालना है, तो वही बात करना है। देखिए ये आपका R है ना, ये आपका R/2 डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस R/2 हो जाएगा। तो देखिए संतुलित का मतलब देखिए ये दोनों फोर्स और ये दोनों फोर्स, है ना, संतुलन। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स 0 हो जाना, है ना, तो फोर्स निकालिए। तो देखिए ये दोनों का अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर, और प्लस के यहाँ पे हो जाएगा, है ना, और प्लस इसका अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्मॉल Q इंटू कैपिटल Q बाई R/2 का होल स्क्वायर, और बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करके Q का मान निकाल सकते हो। देखिए इसे हम इरेज करते हैं एक बार कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ देखिए कैलकुलेट हम कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो K इंटू कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q इंटू कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 4 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, है ना। ये देखिए आपका K यहाँ पे रहेगा, यहाँ भी देखिए K रहेगा, है ना, K से K भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये बराबर का साइन है, तो K से K भी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। थोड़ा सा इसे देखिए फिर से लिखते हैं, ये आपका K से K भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा Q इज इक्वल टू माइनस 4Q स्मॉल, है ना, तो हमको स्मॉल Q का मान निकालना है, इसलिए अगर Q का मान निकालेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए माइनस ये 4Q है, तो आपका Q/4 आएगा, कैपिटल Q/4, तो आंसर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट C, यानी 36 का आंसर C होगा। तो इसे आप इजीली बना सकते हो स्टूडेंट्स। ये 37 क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो इससे मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। 37 को आप इसे घर में बना सकते हो। देखिए बिकॉज यहाँ पे देखिए दो चार्ज Q कैपिटल Q है,
तो इसको दो भाग में बांटा गया है, स्मॉल क्यू और क्यू माइनस क्यू में। तो करना क्या है कि एफ इज इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 होता है फार्मूला। तो देखिए बाई आर स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि ये दूसरे से कुछ दूरी पर रख दे। मान लेते हैं कि दो चार्ज, एक चार्ज क्यू था, दूसरा चार्ज इतना था, तो दोनों को हम आर डिस्टेंस पर रख दिए, है ना। तो दोनों के लिए अगर हम फोर्स का फार्मूला निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो ये फोर्स का फार्मूला आ जाएगा। अब कह रहा है उनके बीच विद्युत बल अधिकतम होगा। तो अधिकतम कब होगा स्टूडेंट्स? तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं ना कि DF बाई DQ इज इक्वल टू हम जीरो कर देते हैं, है ना। डिफ्रेंशिएशन का मान जीरो कर देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के यहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए ये पूरा टर्म को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, है ना, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको आप जीरो कीजिएगा तो आपका रिलेशन निकल जाएगा, है ना। देखते हैं अगर हमारे पास जगह रहेगा तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसे। देखिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे नेक्स्ट पेज में, इसे ध्यान दीजिएगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ये आपका, देखिए बल का मान अधिकतम होने के लिए ये कंडीशन हो जाएगा DF बाई DQ इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लिख देना है कि बल का मान अधिकतम होने के लिए DF बाई DQ बराबर जीरो। तो स्टूडेंट्स इससे थोड़ा सा देखिए डिफ्रेंशिएशन कीजिए। F का डिफ्रेंशिएशन अगर आप करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा। अगर DF बाई DQ करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको डिफ्रेंशिएशन आता है ना। तो देखिए यहाँ पे आप अगर बात करते हैं DF बाई DQ का, तो ये देखिए आपका Q इंटू क्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। ये आपका हो जाएगा Q स्क्वायर। तो देखिए अगर यहाँ से Q इंटू क्यू है ना, तो स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कैपिटल Q, है ना, माइनस यहाँ पे देखिए ये Q स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, गुना कीजिएगा तो देखिए Q इंटू Q स्क्वायर हो गया। तो Q स्क्वायर का 2Q हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, है ना, स्मॉल Q के रेस्पेक्ट में। देखिए स्मॉल Q के रेस्पेक्ट में इसको आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, आपको डिफ्रेंशिएशन करने आता है तो इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कैपिटल Q, है ना, बिकॉज ये आपका DQ बाई DQ तो 1 हो जाता है। अब माइनस दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए Q में Q से गुना कीजिएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आपको हम बता रहे हैं, आप करके देख सकते हो। अगर नहीं आएगा तो हम इसको डिस्कशन करेंगे, आप हमें कमेंट में बताइएगा, है ना। तो यहाँ से आपका बराबर जीरो आ जाएगा, चूँकि अधिकतम बल होने के लिए डिफ्रेंशिएशन DF बाई DQ बराबर जीरो होना चाहिए। तो उसमें से यहाँ पे Q इज इक्वल टू आ गया 2Q, है ना। तो कह रहा था कि रेशियो क्या होगा, देखिए Q, हाँ देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो Q बाई Q इज इक्वल टू आ जाएगा 2:2/1। तो देखिए Q बाई Q बराबर 2/1 आपका B आंसर है। तो हमारा B आंसर, देखिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए फिर से। देखिए Q बाई Q का मान अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे B ऑप्शन है, तो B हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एक बार थोड़ा ध्यान देना है, मैथमेटिकल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है विद्युत तीव्रता का बीमा क्या होगा स्टूडेंट्स। विद्युत तीव्रता का बीमा, देखिए ये आपका 35 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विद्युत तीव्रता का बीमा पूछ रहा है। तो देखिए विद्युत तीव्रता यानी न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो न्यूटन का होता है mL/T-2/80 होता है कूलम का। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो इसे कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा mL/T-3 और A-1 हो जाएगा। ये देखिए A-1। तो यहाँ पे देखिए कौन आंसर आपका आ रहा है, mL/T-3 A-1। ए को हम यहाँ आई भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। ये ए को या तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं, या तो आप IT भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं mL/T-3 I-1 भी हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे आई के टर्म में आंसर मिल रहा है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है ना। तो अब हम बढ़ते हैं 39। स्टूडेंट्स तो ये आपका 39 का क्वेश्चन है। कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उस बिंदु आवेशों के बीच बल, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा घटेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स ये आपका केरोसिन तेल जो है माध्यम का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम दो बिंदु आवेश को रखेंगे तो वहाँ पे आपका घट जाएगा। चलिए अब आते हैं 40 क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। सर जो भी हार्ड क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो इस यहाँ पे जो स्पेस नहीं रहेगा, क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं होता स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा मेहनत करने का ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करते हो तो बहुत इजी हो जाता है, बस प्रैक्टिस करना है ना, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है। और अगर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हो तो मज़ा आएगा फिर आपको बनाने में। कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हो, मेहनत से हम लोग को भागना नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हम मेहनत से भागेंगे तो
फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा, है ना। क्योंकि एजुकेशन जो है हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, विदाउट एजुकेशन हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारा फ्यूचर है एजुकेशन। तो एजुकेशन से भागना नहीं है, आप कंडीशन चाहे जो भी हो, है ना, हर कंडीशंस में हमें मेहनत करना है। तो देखिए एक सॉन्ग है स्टूडेंट्स, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो बस कांटों पे चलना है और एक दिन हम लोग का भी आएगा, हम लोग भी दुनिया में नाम करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चंस में। अब कहता है कि 1 माइक्रोकूलम तथा प्लस 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या है। स्टूडेंट्स ये देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए इसे। ये आपका 1 माइक्रोकूलम है, ये आपका 4 माइक्रोकूलम है ना। तो 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर, मान लो r दूरी पर है, तो स्टूडेंट्स कहता है उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या है। स्टूडेंट तो आपको पता है कि जितना बल आपका 1 माइक्रोकूलम लगाएगा इस पर, उतना ही बल ये भी इस पर लगाएगा, है ना। तो दोनों का बल जो है समान हो जाएगा। तो अगर हम अनुपात का बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो दोनों का अनुपात जो है आपका हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, ये एकदम कंसेप्चुअल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए अब 41 का बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। वायु में अगर दो धनावेश रहेगा, तो अगर दोनों के बीच देखिए दो धनावेश है और यहाँ पर हम बात करते हैं प्लस क्यू चार्ज का, और इसके बीच अगर हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, है ना, तो अब बल का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट परावैद्युत पदार्थ रखने पर बल का मान जो है घट जाएगा, है ना। तो ये आपको डिस्कशन भी किया हुआ है। अब देखिए हम बात करते हैं 42 का। एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश इतना है। देखिए ये आपका पहला धातु का गोला है, ये आपका दूसरा धातु गोला है ना। इस पर आवेश है आपका 4q, इस पर आवेश है आपका -2q। स्टूडेंट्स अब गोलों के बीच आकर्षण बल F है, देखिए दोनों के बीच आकर्षण बल F है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ से F का मान निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका k × 4q × 2q/r²। दोनों के बीच का दूरी स्टूडेंट्स r मान लेते हैं। देखिए ये आपका दोनों के बीच का दूरी जो है r है, क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा। तो ये स्टूडेंट्स ये तो हमारा फोर्स निकल गया, है ना, कि अगर r दूरी पर आपका रखा रहेगा तो ये फोर्स होता है। अब कह रहा है कि यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रखा दिया जाए तो उसके बीच क्या बल होगा। और स्टूडेंट्स तो अगर दोनों को जब हम स्पर्श कराएंगे, तो हम जानते हैं कि जब जैसे हम स्पर्श कराते हैं, तो देखिए स्पर्श कराने के बाद जो आपका आवेश है ये आपका 4q + -2q, है ना, -2q/2 आवेश हो जाएगा। यानी यहाँ पे बचेगा कितना, 4q - 2q हो जाएगा आपका। 4q में से 2q अगर घटेगा, देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 2q/2 हो जाएगा। यानी दोनों पे q आवेश बचेगा स्टूडेंट्स। तो q आवेश अगर बचेगा, तो अगर दोनों के बीच हम फोर्स निकालेंगे, देखिए ये दोनों के बीच बच गया q आवेश, है ना। तो दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा k × q²/r²। देखिए पहले का फोर्स है स्टूडेंट्स, ये इसको अगर निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा k × 8q²/r², है ना। अभी आ गया k × q²/r²। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना है। ये आप मान लो ये आपका F1 था, ये आपका F2 था, है ना। तो यहाँ से ये आपका F2 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमको करना क्या है कि F1 और F2 में डिवाइड कीजिएगा, तो दोनों के बीच निकल जाएगा। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके करते हैं डिवाइड, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए F1 का मान हमको पता है, F1/F2 का अगर हम मान निकालते हैं स्टूडेंट्स, F1/F2 का मान निकालते हैं, तो F1 का मान है k × 8q²/r²। और F2 का मान अगर स्टूडेंट्स अगर हम निकालते हैं, देखिए F2 का मान निकालते हैं, तो F2 का मान यहाँ पे देख सकते हैं आप k × q²/r²। देखिए सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो बचेगा 8/1। यानी अगर हम F1 का बात करते हैं, तो F1 बराबर हो जाएगा, तो उसके बीच बल क्या होगा, है ना। तो F2 का अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे तो F2 बराबर यहाँ से हो जाएगा। देखिए बीच वाला बल तो यही ना आया था, है ना। F2 वाला बीच बल ही बाद वाला बल आया। तो देखिए यहाँ से F1/F2 बराबर 8/1 है, तो F2 बराबर हो जाएगा F1/8,
है ना। तो अगर पहले का बल हम F मानेंगे स्टूडेंट्स, मान लो कि पहला का बल F1 की जगह F मानते हैं, तो ये Fy8 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब चलिए 43 का बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो 43 स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्वेश्चन जो है 43 क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा लॉन्ग है ना। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे बोर्ड पे। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम देखिए स्टूडेंट, घेरा जो भी क्वेश्चन मार रहे हैं, सारा घेरा वाला क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे बोर्ड पे, आप देख सकते हैं, है ना। तो आप देखिएगा इसका सेकेंड वीडियो जो भी आएगा, है ना, सेकेंड या थर्ड वीडियो में हम इसे घेरा वाला क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, अब देखिए आते हैं, बात करते हैं। चलिए वो क्वेश्चन वही था, 44 क्वेश्चन था वो वाला, है ना। तो 44 क्वेश्चन, हाँ 44 था, 44 तो हम नहीं बना, 44 क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। 44 भी जो है स्टूडेंट थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको हम सोल्व कर देंगे 44 को भी। तो हम आते हैं 45 पे, अब देखिए क्या है। थोड़ा सा इधर का क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लॉन्ग है स्टूडेंट्स, तो ये चारों पाँचों क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना। बारीकी से हम इसको ढंग से सॉल्यूशन, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए तो ये नेक्स्ट वीडियो में ही हम स्टूडेंट्स इसे कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगा आपका हिंदी मीडियम का जो भी वीडियो रहेगा, तो उसमें जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, चूँकि यहाँ पे उतना स्पेस है नहीं कि उससे हम सोल्व करें, तो यह लॉन्ग क्वेश्चन वाला सारा क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, है ना। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन 45 देखते हैं। यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स टाइप का है। तो न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाता है, तो ये कैलकुलेशन तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो हम उसे कर देंगे। धातु के बने, देखिए 45 क्वेश्चन है, धातु से बने R 2R 3R त्रिज्या वाले संकेंद्रीय खोखला गोला पर Q1 Q2 Q2 आवेश है। तो बाहरी आवेश घनत्व पाए जाते हैं इतना, है ना। तीनों गोलों की बाहरी सतह पर आवेश घनत्व पाए जाते हैं, तब दिए गए आवेशों का अनुपात क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 गोला है, पहला R है त्रिज्या, दूसरा इससे बड़ा होगा 2R है, और तीसरा इससे बड़ा है 3R है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है संकेंद्रीय गोला। देखिए इस तरह से इसको हम इस तरह से फिगर के रूप में बना सकते हैं, संकेंद्रीय गोला है। तो देखिए संकेंद्रीय गोला कैसे होता है, ये आपका मान लो कि ये पहला गोला है, ये आपका दूसरा गोला है, ये आपका तीसरा गोला है स्टूडेंट्स। इसका त्रिज्या R है, इसका त्रिज्या 2R है, इसका त्रिज्या 3R है ना। तो अब कहता है कि तीनों पर चार्ज Q1 Q2 Q3 है। तीनों गोलों के बाहरी सतह पर आवेश घनत्व बराबर पाया जाता है। देखिए बाहरी सतह का, देखिए इसका सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है, इसका सिग्मा 3 है। आवेश घनत्व को सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों अगर बराबर है तो स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, देखिए सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 अनुपात सिग्मा 3 का अगर मान, सिग्मा का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, सिग्मा बराबर होता है Q बाई एरिया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए Q बाई एरिया का अगर हम बात करेंगे पहला का, तो 4 पाई, है ना, 4 पाई R² होगा, बिकॉज उसका रेडियस R है। सिग्मा 1 का मान आ जाएगा 4 पाई R², है ना। स्टूडेंट्स थोड़ा सा देखिए इसे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसी तरह से सिग्मा 2 का मान का बात करेंगे, है ना। तीनों सॉरी स्टूडेंट्स, ये तीनों बराबर है यहाँ पे, है ना। तीनों को हम बराबर लिखते हैं, तीनों का अनुपात निकालना है चार्ज का। तो सिग्मा 1 इतना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा सिग्मा 2, है ना। चलिए सिग्मा 1 यहाँ मिटाते हैं, सिग्मा 1 आपका इतना आ गया, सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, तो चार्ज बाई, देखिए ये Q1 चार्ज है स्टूडेंट्स, ये कैपिटल Q चार्ज है ना। यहाँ पे कैपिटल Q दे दीजिए, ये कैपिटल Q1 चार्ज है। दूसरा हो जाएगा, देखिए दूसरा पे भी कैपिटल Q चार्ज है स्टूडेंट्स। तो दूसरा पर देखिए क्या होगा डेंसिटी इसका, तो फार्मूला होता है चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज बाई, अब दूसरा का एरिया हो जाएगा 4 पाई और 2R का स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि उसका रेडियस 2R है ना। और तीसरा का हो जाएगा स्टूडेंट्स Q3 बाई, देखिए ये हो जाएगा 4 पाई 3R का स्क्वायर, 3R का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स इसे अगर हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए 4 पाई से 4 पाई सब में कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बचा क्या, हमको ध्यान दिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे बचा Q1 बाई R² बराबर, है ना, या यहाँ पे जाएगा Q2 बाई 4R² स्टूडेंट्स, है ना, और बराबर Q3 बाई 9R² स्टूडेंट्स, है ना। R² से R² भी कैंसिल आएगा। अब स्टूडेंट्स तो यहाँ पर Q1 Q2 Q3 का अगर हम बात करते हैं रेशियो का, तो यहाँ तो 1 बच गया, है ना। तो 1:4:9 आंसर आ जाएगा इसका, ये आपका C आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, है ना। अब देखिए ये 46 क्वेश्चन है स्टूडेंट, 46 को हम सोल्व कर देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है। 47 को भी हम सोल्व कर देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम घेरा मार दिए हैं, और सारा क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, है ना। अगला वीडियो में आपको सबका सोल्यूशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब उसमें देखते हैं, हम बात करते हैं 48 क्वेश्चन का, है ना।
48 क्वेश्चन क्या कहता है कि दो समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q है। देखिए दो समान आवेश कैपिटल Q है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखिए दोनों के बीच एक Q आवेश रखा हुआ है। संतुलन अवस्था में स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन हम पहले ही बना चुके हैं। ये आपका देखिए R है, ये आपका हो जाएगा R/2, ये भी हो जाएगा R/2 संतुलन अवस्था में स्टूडेंट्स। तो देखिए फोर्स जो भी कर रहा है कि तीनों आवेश बनाने का संतुलन अवस्था में, तो Q क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं इस चार्ज पे, तो यहाँ पे देखिए फोर्स हो जाएगा कितना, K×Q²/R²। ये दोनों के चलते देखिए, ये दोनों के चलते हो जाएगा फोर्स का फॉर्मूला इतना, और प्लस इसके चलते अगर हम बात करते हैं तो K×Q/R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स बराबर 0। संतुलन अवस्था में नेट फोर्स 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इससे आप देख सकते हैं, ढंग से देख लीजिए इसको एक बार, है ना। आप इसे एक बार ढंग से देख लीजिए, इसके बाद हम इसे इरेज कर लेंगे। तो देखिए इरेज करते हैं एक बार, तो यहाँ से आपका इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या आंसर होगा, K×Q²/R² बराबर माइनस K×Q/R² है। तो 4 को ऊपर ले आकर मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो R² से R² कैंसिल हो गया। देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ पे K से K कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा बच गया, देखिए अगर हम बात करते हैं इसका, तो Q बच गया यहाँ पर -4Q, है ना। तो अगर हम Q का मान निकालेंगे तो Q -Q/4 आएगा। देखिए स्मॉल Q आ जाएगा -Q/4। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, बट यहाँ -Q/4 आंसर नहीं दे रहा स्टूडेंट्स, -4/Q ही आंसर होना चाहिए, है ना। तो ये देखिए आपका आंसर होगा -Q/4 इसका 48 का। स्टूडेंट्स 49 क्वेश्चन भी लॉन्ग है, तो इसको भी हम घेरा मार देते हैं, बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम बाद में देखेंगे, है ना। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका है 50 क्वेश्चन भी उसी तरह का है स्टूडेंट्स। तो ये आप इसे बना के हमें बताइएगा कमेंट में। इस तरह क्वेश्चन हम बहुत सारा बताए हैं, है ना। तो आप इसे 50 को बनाइए और हमें कमेंट में बताइए आंसर इसका क्या होता है। 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। स्टूडेंट्स हम पढ़े हैं कि εr, या इसको हम K भी कहते हैं, है ना, और K होता है, K आपका डायरेक्टिव कांस्टेंट है, परावैद्युत नियतांक होता है ना। तो εr और K बराबर होता है ε/ε0, यानी यहाँ से K बराबर हो जाएगा ε/ε0, है ना। तो अगर हम बात करते हैं रिलेशन, अगर यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो K×ε0 बराबर एप्सिलॉन हो जाए। देखिए K×ε0 बराबर एप्सिलॉन आंसर आएगा। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा C, 51 का C आंसर हो जाएगा। मुक्त आकाश की प्रवैधुता होती है, ये 52 देख लीजिए, मुक्त आकाश की प्रवैधुता क्या होती है। तो मुक्त आकाश का प्रवैधुता होता है 8.85 10⁻⁻12, है ना, फैराड पर मीटर, ये फैराड होता है। तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 52 में आते हैं, 53 में आप देखिए। असल 53 भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है ना, इसे आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, कि आपका दो चार्ज है, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, जिनके परिणाम +3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम है, तथा उनके बीच की दूरी दिया हुआ है 2.4 गुना 10⁻⁻19 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव का घूर्ण क्या है। उसमें विद्युत द्विध्रुव का घूर्ण हम पढ़े थे, फार्मूला P बराबर Q×12 होता है ना। तो उसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये Q का मान दिया हुआ है 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम है, गुना 12 का मान ये पूरा होता है 2.4 × 10⁻⁻19 मीटर में आपका ये है। देखिए ये आपका मीटर है ना, इससे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका मीटर में आंसर आएगा, है ना। एक्चुअली देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं एक बार, है ना, उसके बाद बनाते हैं। देखिए ये आपका दो चार्ज है स्टूडेंट्स, ये पहला चार्ज है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का, दूसरा चार्ज है -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का, और दोनों के बीच का दूरी देखिए स्टूडेंट्स, पता है ये दूरी 12 कहलाता है। तो 12 दूरी देखिए ये पता है 2.4 गुना 10⁻⁻19 मीटर, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, P बराबर Q×12, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसे गुना करते हो तो देखिए आंसर कितना आता है इसका, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम गुना कर रहे हैं 3.2 × 2.4 कितना आता है, देखिए 3.2 × 2.4,
तो ये आपका आ जाता है स्टूडेंट्स 7.68 आ रहा है इसका, 7.68 इंटू अगर बात करेंगे 10 के पावर माइनस 3.2 माइनस 19 है, या माइनस 19 है ना। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ये देखिए, ये कुछ शायद क्वेश्चंस में कुछ गलत है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे 10⁻10 होना चाहिए था, है ना। तो अगर ऐसा होता तो -19 में अगर 10 जोड़ते तो आपका हो जाता -29। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। जो आपका 53 क्वेश्चन है तो उस पर उनके बीच का दूरी 2.4 गुना 10 के पावर -10 मीटर होगा, -19 नहीं होगा, है ना। तो अगर -10 मीटर देते हैं तो आपका आंसर आता है 7.68 इंटू 10 टू द पावर -29। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो 53 का ये है, तो 53 को हम देख सकते हैं इजली, है ना। देखिए 53 क्वेश्चन है, तो 53 में देखिए क्या कर रहा था, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसे हम इरेज करते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। 7.6 से इसको -29 से देखिए अब आपका आंसर बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका बी आंसर हो गया, है ना। अब आते हैं हम लोग 54 पे। चलिए 54 पे आते हैं। एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो स्टूडेंट्स एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो है सतह के लंबवत होता है ना। चलिए ये आपका इजी है एकदम। चलिए 55 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। स्टूडेंट्स विद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि होता है, आवेश अदिश है, विद्युत विभव भी अदिश है, फ्लक्स भी अदिश है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं 56 में। यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E1 है। अक्षीय रेखा पर फार्मूला स्टूडेंट्स होता है, हम पढ़े हैं कि 1/4πε0 2πr/Q, और निरक्षीय रेखा पर स्टूडेंट्स होता है E2 बराबर 1/4πε0 p/r/Q। तो अब कह रहा है कि अब दोनों में रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, अच्छी और निरक्षीय में क्या रिलेशन। देखिए ये 2p/r/Q है और ये p/r/Q है स्टूडेंट्स। तो इसको अगर हम बात करते हैं, है ना, E1 अगर E1 E2 में अगर हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आपका आ जाएगा। देखिए डिवाइड करेंगे दोनों को E1 E2 में, देखिए यहीं पे डिवाइड कर देते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और P से P कैंसिल हो जाएगा, RQ से RQ कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 2/1, यानी E1 बराबर हो जाएगा 2E2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। E1 देखिए इसको गुना कीजिए, तीसरा गुना कीजिएगा तो E1 बराबर 2E2 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन ये, है ना, सिंपल है। अब देखिए 57 में क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10 के पावर -15 मीटर का गोला है, तो नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा स्टूडेंट्स। तो ये देखिए विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r², है ना। तो चूँकि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु संख्या 1 होता है ना। तो यहाँ पे आपका Q बराबर हो जाएगा 1 ही, है ना। तो इसे आप सोल्व कर सकते हैं, देखिए कितना आता है। E बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1E। देखिए इसका मान हो जाएगा 1E के बराबर, है ना। तो 1E का मान हो जाता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब भाई r² का वैल्यू दिया हुआ है 10 के पावर -15 मीटर है, तो 10 के पावर -15 का होल स्क्वायर है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आता है इसका, है ना। देखिए स्टूडेंट्स इसको हम सोल्व कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इज इक्वल टू हो जाएगा 14.4 आता है इसका आंसर। 14.4 आ गया। देखिए 9 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई किया तो 14.4 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपका 10 के पावर -15 का होल स्क्वायर है, तो ये -30 हो जाएगा। और -30 देखिए ऊपर में आपका -19 में से 9 पावर जाएगा तो आपका बच जाएगा -10, और -30 ऊपर जाएगा, है ना। तो -30 ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स। तो -10 में अगर ये देखिए -30 15 गुना 2 करेंगे तो 10 के पावर -30 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर, देखिए ऊपर में 10 बचेगा स्टूडेंट्स, और नीचे 10 के पावर बचेगा -30, है ना। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो 14.4 इंटू 10 टू द पावर ये 20 हो जाएगा, ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो उसमें से 10 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा न्यूटन वोल्ट पर मीटर भी होता है इसका यूनिट, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसका आंसर एक बार हम फिर से देख लेते हैं।
इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। तो स्टूडेंट्स ये 57 का आंसर डी हो जाएगा, है ना। और अब हम बढ़ रहे हैं 58 की ओर। तो आप एक बार देखिए, सारा क्वेश्चन से स्टूडेंट्स हमने क्लास में डिस्कशन किया था, हम थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चंस को, है ना। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो एक बार, बिकॉज हम लोग यहाँ बहुत फास्ट सोल्यूशन इसीलिए कर रहे हैं, है ना। अब जो भी चैप्टर्स होगा उसका सोल्यूशन हम लोग स्लोली करेंगे। तो यहाँ पे फास्ट सोल्यूशन करने का मतलब यही है कि हम लोग सारा बना चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा होगा आपको तो उसको आप देख लीजिए एक बार। चलिए इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 58 क्या कहता है सुन देखिए एक बार। 58 कह रहा है कि R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्या क्या है ना। R1 R2 त्रिज्या के दो चालक गोला है और गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है ना। तो स्टूडेंट्स इसे हम ध्यान से देखेंगे एक बार, देखिए इसे हम सोल्व करने हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हम अब देखिए 58 क्वेश्चन क्या कहता है, अब ध्यान दीजिएगा। तो ये कहता है कि दोनों चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, है ना। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करते हैं, अब देखिए सिग्मा 1 बराबर अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे सिग्मा 1 बराबर अगर हम बात करते हैं सिग्मा 2 का, तो यहाँ से फार्मूला होता है सिग्मा का क्यू बाई एरिया, है ना। तो हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और बराबर हो जाएगा Q2 बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये स्टूडेंट्स ये आपका फार्मूला होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर बराबर Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई R2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखिए ये E1 हो गया और बराबर ये हो गया आपका E2, है ना। देखिए यहाँ से क्या किए, एक बार फिर से समझिए इसे, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 किए। सिग्मा का फार्मूला होता है चार्ज बाई एरिया, तो चालक गोला का बात करेंगे तो चार्ज का फार्मूला हो जाएगा Q बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर, फार्मूला होता है गोला के लिए 4 पाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा Q2 बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम दोनों तरफ एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किए एप्सिलॉन नॉट से दोनों तरफ, तो ये आपका E1 का फार्मूला हो जाएगा पूरा, ये देखिए आपका E1 का फार्मूला हो जाएगा, ये आपका Q2 बाई इतना जो है आपका E2 का फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो E1 बराबर E2 हो गया, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम E1 E2 का रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए, इसलिए देखिए यहाँ पे, इसलिए E1 बाई E2 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1:1, है ना। तो यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 1:1 स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है इसमें, देखिए एक बार देखते हैं 58 में ऑप्शन डी है इसका स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। तो बहुत आसान था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, है ना। अब आते हैं 59 पे। चलिए 59 हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा फास्ट है, हमको लग रहा है ऐसा कि हम फास्ट थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज हमने सारा क्वेश्चंस क्लास में डिस्कशन कर चुके थे, तो इसीलिए इसको थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं, है ना, ताकि हम आगे के वीडियो पे आपको ला सके। इसके बाद हम शुरू करेंगे स्टूडेंट, जैसे ही ये पूरा न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग शुरू करेंगे विद्युत धारिता चैप्टर, है ना। विद्युत धारिता का सारा वीडियो अपलोड करेंगे और रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। अब बस आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखना है। देखिए क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है ना। तो इस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। देखिए अल्फा कण जो है आपका, अब अल्फा कण पर जो बल दिया हुआ है 15 × 10⁻⁴ न्यूटन विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है यहाँ पर 15 × 10⁻⁴ और यहाँ पर बल पूछ रहा है ना। तो अगर हम चार्ज का बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, है ना, देखिए चार्ज ये आपका न्यूटन पर कूलम इसका हो जाएगा। तो अगर हम देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चार्ज का बात करेंगे तो अल्फा कण का चार्ज होता है, ये देखिए अल्फा कण को हम 2He4 भी बोलते हैं, है ना। तो इसका चार्ज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना स्टूडेंट्स। हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा कण बोलते हैं। तो देखिए इसको अगर हम बल अगर फार्मूला लगाएंगे F बराबर Q × E, है ना। तो Q का मान तो यहाँ 2E है और इंटू E कैपिटल E हो जाएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स
तो देखिए थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं एक बार। इसे आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 10 के पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये का मान दिया हुआ है 15 गुना 10 के पावर 4। तो गुना कीजिए, देखिए 1.6 में 2 से मल्टीप्लाई करें 3.2 आ जाएगा और गुना 15 हो जाएगा और 10 के पावर 19 -19 में 4 जाएगा तो बच जाएगा -15, है ना। तो देखते हैं क्या आंसर होता है इसका। 3.2 में मल्टीप्लाई कीजिए 15 से गुना कीजिए। 3.2 में 15 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तब क्या आता है देखते हैं। 3.2 गुना 3.2 मल्टीप्लाई 15 तो आता है 48 आता है स्टूडेंट्स। देखिए ये हो जाएगा हमारा 48 इंटू 10⁻⁻15 है स्टूडेंट्स, है ना। ये आपका निकल रहा है, फोर्स निकल रहा है। देखिए ये फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये आंसर न्यूटन में आएगा स्टूडेंट्स। तो इसी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻14। देखिए ये -14 हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये भी ज़्यादा टफ नहीं था। अब आते हैं हम लोग 60 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। देखिए 60 क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट। 60 क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, तो हम लोग इसे बाद में देख लेंगे, है ना। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मतलब मान लो कि 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो भी बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो लॉन्ग क्वेश्चन का हम अलग से बोर्ड पे सोल्यूशन करेंगे, है ना। इसके नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सारा क्वेश्चंस का।